विधानसभा चुनाव से पहले सेमीफाइनल, क्योंकि विधानसभा चुनावों से पहले ये सेमीफाइनल बीजेपी, कांग्रेस और तमाम पार्टियों के लिए बहुत ज्यादा अहम है। आपको बता दें कि देश की खाली पड़ी लोकसभा की 3 सीटों पर और विधानसभा की 30 सीटों पर उपचुनाव के लिए तारीखों का ऐलान आज हो गया है। चुनाव आयोग ने मंगलवार को अधिसूचना जारी कर बताया कि इन सभी सीटों पर 30 अक्टूबर को चुनाव होंगे। लोकसभा की जिन 3 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें से दादर नगर हवेली, मध्य प्रदेश की खंडवा और हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट शामिल है। और इसके अलावा आंध्र प्रदेश की 1, असम की 5, बिहार की 2, हरियाणा की 1 विधानसभा सीट, हिमाचल प्रदेश की 3, कर्नाटक की 2, मध्य प्रदेश की 3, महाराष्ट्र की 1, मेघालय की 3, नागालैंड की 1, राजस्थान की 2, तेलंगाना की 1 और पश्चिम बंगाल की 4 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव होने हैं। आपको बता दें कि दादर नगर हवेली में निर्दलीय सांसद मोहन डेलकर का शव इसी साल फरवरी में होटल में एक फंदे से लटका मिला था और उनकी मौत के बाद से ही वो सीट खाली है। और इसके अलावा मध्य प्रदेश के खंडवा से बीजेपी सांसद नंद कुमार सिंह चौहान का भी इसी साल मार्च में निधन हो गया था। वो कोरोना से पीड़ित थे। हिमाचल प्रदेश के मंडी से बीजेपी सांसद रामस्वरूप शर्मा का शव भी उन्हीं के दिल्ली के फ्लैट में फंदे से लटका मिला था। बात हरियाणा की करें तो हरियाणा की अलनाबाद सीट पर भी उपचुनाव की घोषणा कर दी गई है। इस सीट में आईएनएलडी नेता अभय चौटाला विधायक थे, लेकिन उन्होंने किसान आंदोलन के समर्थन में इसी साल विधायकी से इस्तीफा दे दिया था। अब कहा यह जा रहा है कि कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसान आंदोलन से बीजेपी को बड़ा नुकसान हो सकता है। ऐसे में हरियाणा की यह सीट बीजेपी के लिए परीक्षा साबित हो सकती है। अब देखना होगा कि बीजेपी अपनी इस परीक्षा में किस तरीके से सफल रह पाएगी। तो देश में एक बार फिर से चुनावी बिगुल बज चुका है और उपचुनावों का ऐलान हो चुका है। विधानसभा चुनाव 7 राज्यों में आगामी होने वाले हैं। 2022 में 7 राज्यों में विधानसभा चुनाव होंगे, लेकिन उससे पहले इन उपचुनावों को बीजेपी के लिए सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। अब देखना अहम होगा कि किस तरीके की स्थितियां इन चुनावों में देखने को मिलती है। स्थिति 2 नवंबर को साफ होगी। इसी के साथ आपको बता दें कि 30 तारीख को यहां पर चुनाव होने वाले हैं, 30 अक्टूबर को चुनाव होंगे और उसके बाद 2 नवंबर को ये साफ हो जाएगा कि कौन यहां से जीत हासिल करता है। तो आपको बता दें कि लोकसभा की 3 सीटों पर उपचुनाव होना है और वहीं विधानसभा की 30 सीटों पर उपचुनाव होना है। जिस विधानसभा की 30 सीटों पर उपचुनाव होना है उसमें 12 राज्य जो हैं वो शामिल हैं, माफ कीजिएगा 13 राज्य शामिल है। इन तमाम जगह पर उपचुनाव होने हैं। जहां उपचुनाव होने हैं वो भी आपको बता दें आंध्र प्रदेश की 1 सीट पर उपचुनाव का ऐलान किया गया है। इसके साथ असम की 5, बिहार की 2, हरियाणा की 1 विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश की 3 विधानसभा सीटें हैं, कर्नाटक की 2, मध्य प्रदेश की 3, महाराष्ट्र की 1, मेघालय की 3, नागालैंड की 1, राजस्थान की 2 सीटें हैं, तेलंगाना की 1 और पश्चिम बंगाल की 4 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव होने हैं। बता दें कि दादर नगर हवेली से निर्दलीय सांसद मोहन डेलकर का शव इसी साल फरवरी में उनके होटल से लटका मिला था। सांसद जो 3 लोकसभा सीटों पर चुनाव होना है उसमें से 2 ऐसे सांसद हैं जिनका हाल ही में शव लटका मिला है, यानी कि उनकी निधन हो गया है, जिसके बाद यहाँ पर उपचुनाव होने हैं और एक का निधन कोरोना की वजह से हुआ था, एक सांसद का निधन, जिसकी वजह से अब चुनाव होने वाले हैं। लेकिन अगर सबसे हॉट सीट इस बार उपचुनावों में देखी जाए तो वह हरियाणा की अलनाबाद सीट है, क्योंकि यहाँ पर सीधे तौर पर विधायकी से इस्तीफा हरियाणा की एक अहम पार्टी आईएनएलडी ने दिया था। आईएनएलडी के नेता अभय चौटाला जो दुष्यंत चौटाला के चाचा हैं, उन्होंने यहां से इस्तीफा दिया था और यहां से इस्तीफे के बाद सीधे तौर पर बीजेपी को नुकसान होना लाजमी है, क्योंकि उन्होंने किसान आंदोलन के समर्थन में इस्तीफा दिया था। हालांकि ये तमाम चीजें भी रखी गई थी कि अगर कोई विधायक इस्तीफा देता है तो उसके 6 महीने के भीतर यहां पर उपचुनाव होने जरूरी है, लेकिन उसके बाद उपचुनाव जो थे उनको कोरोना की वजह से टाल दिया गया। कोरोना का बीच में अड़ंगा अटकाकर सीधे तौर पर उपचुनावों को डिले कर दिया गया। लेकिन अब साफ तौर पर निर्वाचन आयोग ने यह तय कर दिया है कि अब 30 अक्टूबर को सीधे तौर पर यहां पर चुनाव होने जा रहे हैं। उपचुनाव यहां का ऐलान कर दिया गया है। आपको बता दें कि 14 राज्य में उपचुनाव और विधानसभा सीटें 30 हैं और इसी के साथ लोकसभा सीटें 3 जिन पर उपचुनाव होने वाले हैं। विधानसभा चुनावों से पहले इनको सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा है। अब देखना होगा कि ये सेमीफाइनल कौन जीतता है और सेमीफाइनल जीतने के बाद कौन आगामी विधानसभा जो चुनाव होने वाले हैं उसमें
चौका मारता है, क्योंकि आपको बता दें कि देश में लगातार पिछले लंबे समय से ये सीटें खाली पड़ी थी और लंबे समय से यहाँ पर इंतजार भी लोगों को था कि कब यहाँ पर उपचुनाव होंगे और उनको उनका सांसद या विधायक मिलेगा। और अब ये तय हो गया है कि आगामी 30 अक्टूबर को यहाँ पर उपचुनाव होंगे, दिवाली से 2 दिन पहले। चलिए, तो इसी पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ पूरा पैनल मौजूद है, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ दिलीप यशवर्धन जी राजनीतिक विश्लेषक के रूप में मौजूद है, बहुत स्वागत है सर आपका। और इसी के साथ हनी पाठक हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, बहुत स्वागत है आपका भी। सबसे पहले हनी जी, आप ही के पास आना चाहूंगी। विधानसभा जो चुनाव होने वाले हैं, आगामी 7 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, लेकिन उससे पहले अब जो उपचुनावों का ऐलान हुआ है आज, वो सीधे तौर पर सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा है। और सबसे बड़ी अगर चुनौती इसमें है तो बीजेपी के लिए। चुनौती इसमें क्या है, हम लोग हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि हम लोग जनता के लिए धरती पे उतर के धरातल पे कार्य करते हैं। तो इसमें हमें, मुझे नहीं लगता, और अब मुझे ही क्या, भारतीय जनता पार्टी के कोई भी कार्यकर्ता को नहीं लगता तो इस चीज में चुनौती वाली कोई बात है। हम लोग अपने कार्यशैली में निपुण हैं, कार्य हम लोगों ने जनता को करके दिखाया है, धरातल पर कार्य किया है, तो वो कार्य का परिणाम हम लोगों को नजर आएगा, क्योंकि जनता हम लोगों से संतुष्ट है, खुश है। तो इसमें चुनौती वाली कोई भी बात नहीं है। ठीक है, दिलीप जी मैं आपके पास आना चाहूंगी। उपचुनावों का ऐलान हो चुका है और चुनावी सरगर्मियां शुरू हो चुकी हैं। देखिए, आगामी विधानसभा चुनाव 7 राज्यों में है 2022 में, और उससे पहले ये मेरा यही सवाल हनी जी से भी था और यही सवाल आपसे, किस तरीके के सियासी समीकरण बनते नजर आएंगे आगे? जिस तरीके से ये बातें रखी गई है कि ये जो सरगर्मियां बढ़ी है सीधे तौर पर सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा है, फिर चाहे वो कोई भी पार्टी हो, किस तरीके के सियासी समीकरण उपचुनाव में बनते नजर आएंगे? बात करी और भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि कोई चुनौती नहीं है, तो ये कहना गलत है। चुनौती तो है बहुत बड़ी उनके लिए, क्योंकि वो सत्ता में और सत्ता पक्ष को हमेशा चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए उनको अपनी कर्मठता को सिद्ध करने की चुनौती और विपक्ष को अपनी ईमानदारी सिद्ध करने की चुनौती है। और ये सही बात है कि जो उपचुनाव होते हैं वो हमेशा सेमीफाइनल के रूप में देखे जाते हैं और 2017 सेमीफाइनल के रूप में देखे जाते हैं, और हर पार्टी अपना पूरा दमखम आजमाने की कोशिश करती है उपचुनाव में और ये सिद्ध करने की कोशिश करती है। और जो जनता का मैंडेट होता है, जनता का वोटिंग पैटर्न होता है, वो ये भी बताता है कि जनता का इंक्लिनेशन आने वाले मुख्य चुनाव में किस तरफ जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा इंडिकेशन होता है रूलिंग पार्टी के लिए भी और अपोजिशन के लिए भी कि जनता किसको पसंद कर रही है, जनता किन चीजों को पसंद कर रही है। जहां तक बात डेवलपमेंट की आएगी तो देखिए, राजनीति में आज की डेट में जाति जो है वो सबसे बड़ा सर्टिफिकेट हो गया है और जातिगत चीजें ही करी जा रही हैं। अभी जो मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया उत्तर प्रदेश में 2 दिन पहले, उसमें जातिगत और क्षेत्रीय समीकरण बैठाने की पूरी कोशिश करी गई है और काफी हद तक उसमें भाजपा सफल भी रही। अब ये समीकरण इस उपचुनाव में काम करेगा, बिल्कुल काम करेगा और वो उसको दिखाई भी देगा। लेकिन चुनौतियां सत्ता और विपक्ष दोनों के लिए हैं कि जनता क्या चाहती है एग्जैक्टली और जनता की वास्तविक जरूरतें क्या है। इस पे ना तो सत्ता अभी काम कर पा रही है और ना विपक्ष काम कर रहा है। सत्ता सिर्फ अपने किए गए कामों को गिनाने में लगी है, वास्तविकता धरातल से बहुत दूर है, और विपक्ष उन कामों को झुटलाने में लगा है, वो भी धरातल से बहुत दूर। लेकिन जनता इन सबके बीच फंसी रहती है और खासकर वो जो मध्यम वर्गीय जनता है, जो ना नीचे सेगमेंट में आती है ना ऊपर सेगमेंट में आती है, वो इन दोनों पार्टों के बीच में बहुत फंसती है। तो उपचुनाव में मुझे लगता है एक तो जो वोटिंग परसेंटेज होता है उपचुनाव में वो बहुत कम होता है। तो उपचुनाव में वोटिंग करने वाले वो लोग ज्यादा निकलते हैं जो पार्टी से पूरी तरीके से जुड़े होते हैं, पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं या पार्टी के प्रति पूर्ण तरीके से समर्पित होते हैं। आम जनता इसमें चुनाव में वोट डालने के लिए बहुत कम निकलती है। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ सीके ठाकुर जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, बहुत स्वागत है ठाकुर साहब आपका भी। आपसे ही सीधे जानना चाहूंगी, कांग्रेस की किस तरीके की तैयारियां
14 राज्यों में और 30 विधानसभा सीटें हैं, 3 लोकसभा सीटें हैं। किस तरीके की तैयारियां? कांग्रेस बिल्कुल तैयार है और तीनों लोकसभा के लिए और 30 विधानसभा का जो चुनाव है उसके लिए हम लोग पूरी तरह से कमर कसते हुए हैं और स्वागत करते हैं। हम इस समय की इलेक्शन कमीशन ने ये डेट दिया और सही समय में डेट दिया, क्योंकि इस समय लोग बरसात से भी मुक्त रहेंगे और ठंड भी ज़्यादा नहीं पड़ेगी और गर्मी भी ज़्यादा नहीं है, इसलिए अच्छा है। उनका स्टेप उनका स्वागत है, उन्होंने किया है और कांग्रेस पूरी तरह से इसमें अपनी तैयारी करके चुनाव जीतने का पूरी प्रयास करेगी। ठीक है, हनी जी मैं आपके पास आना चाहूंगी। आप तीनों का स्टार्टिंग कमेंट हो चुका है, अब आप एक दूसरे से क्रॉस क्वेश्चन भी कर सकते हैं। आपके पास हनी सिंह, माफ कीजिएगा, हनी जी आना चाहूंगी। देखिए खुद दिलीप जी ने भी ये बात कही है साफ तौर पर कि चुनौतियां जो होती है वो हर पार्टी के लिए होती हैं। अब चुनौतियां तो बीजेपी के लिए भी हैं और बीजेपी किस तरीके से अब इनको कवर करेगी, क्योंकि 30 अक्टूबर को ये चुनाव होने वाले हैं और 30 अक्टूबर को चुनाव है, यानी कि कुछ ही समय बाद आचार संहिता भी लग जाएगी। तो आपके पास इतना ज्यादा समय नहीं है कि आप जनता को अपने कार्य गिनवा सकें। देखिए ऐसा है, जनता को रही कार्य गिनवाने की बात, तो कौन सा कार्य नहीं किया गया है हमारे घोषणा पत्र के अनुसार जो हम लोगों को जनता को गिनवाना पड़ेगा। और रही बात गिनवाने की, तो जनता को बताना बार बार जरूरी होता है। मैं मानती हूँ कि हमने ये कार्य किया है, तो उस कार्य को हम लोगों ने जो अपने घोषणा पत्र से, अगर आप आती हैं तो जब हम लोग चुनाव लड़े थे तो घोषणा पत्र में कुछ बातें प्रमुखता से जो कही गई थी, वो एक तो मैं आपको याद दिला देती हूँ। ये कहा गया था कि गरीबों के खाते में पैसे आएंगे, तो जीरो बैलेंस, जीरो पैसे से जो अकाउंट खुलवाया गया गरीबों का, जन धन योजना शुरू कराई गई, गौरा देवी कन्या योजना शुरू कराई गई, भ्रष्टाचार और जीरो टॉलरेंस पे जो कड़ा प्रहार दिया गया, ये वो सारे कार्य हैं जो हम लोगों ने घोषणा पत्र में कहे थे। 370 हटाने की बात कही थी, सीएए करने की बात कही थी, राम मंदिर बनाने की बात कही थी। तो ये सारी बातें जो घोषणा पत्र में हम लोगों ने कही थी उसको धरातल पर उतारा है और जनता को गुमराह नहीं किया गया है। जो भी कार्य हम लोगों ने किया है जनता को घोषणा पत्र के अनुसार किया गया है, जनता के हुए वादे के अनुसार किया गया। 5 करोड़ फर्जी खाते बैंक के समाप्त किए गए हैं, 4.49 करोड़ रुपए फर्जी एलपीजी कनेक्शन रद्द किए गए हैं, मनरेगा से 3.1 करोड़ लाभार्थी फर्जी लाभार्थी हटाए गए हैं, 2.98 करोड़ फर्जी राशन कार्ड हटाए गए हैं। तो ये सारे वो कार्य हैं जो हमारी सत्ता के दौरान हम लोगों ने किए हैं। तो ये जनता के हित में ही फैसले लिए गए जो हम लोगों ने किए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि जनता ने ये सारे कार्य देखे नहीं है, और जनता देख भी रही है, समझ भी रही है। फूले बांस पसार के हम लोगों का फिर से स्वागत करेगी और उस चुनाव में हम लोग वाकई रहे और भारी बहुमत से फिर से विजयी होकर आएंगे। ठीक है, सीके ठाकुर जी, इसका जवाब मैं आपसे चाहूंगी। हनी जी ने तमाम चीजें बताई, क्या कुछ उन्होंने किया। सबसे पहले तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि कांग्रेस किन मुद्दों के साथ जाएगी, किस तरीके से कांग्रेस अपनी गतिविधियां रखेगी, कांग्रेस किस तरीके से जनता को लुभाने का प्रयास करेगी, क्योंकि समय बहुत कम है। और जो बातें हनी जी ने कही है तमाम कि हमने ये किया, हमने वो किया, क्या वाकई आपको लगता है कि जो वायदे पूरे किए गए हैं, जो गिनवाए गए हैं, उनसे तमाम चीजें और उपचुनावों में जीत मिल पाएगी? इस वायदे का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि जनता को भोजन चाहिए, जनता को रोजगार चाहिए और जनता को सही दामों में सब कुछ उचित दाम में उसको बाजार में उपलब्ध होना चाहिए माल। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है, महंगाई चरम पे है, पेट्रोल और डीजल का दाम चरम पे है, बेरोजगारी की भरमार हो गया है, लोग बेरोजगारों का काउंटिंग, ये जो विभाग है श्रम विभाग, बेरोजगारों का काउंटिंग करवाना बंद करवा दिया है। तो जनता इसका हिसाब लेगी इस चुनाव में और उस चुनाव में वो बताएगी कि हम आगे क्या करने वाले हैं। इसलिए वो 370 क्या है, 370 तो मैक्सिमम जब हुआ अमेंडमेंट होते रहा, तो एक हवा बना दिया गया। राम मंदिर तो सबों का ये है आस्था का केंद्र, वो तो बनना ही चाहिए, वो कोई दिक्कत नहीं है। राम मंदिर तो बनना ही था, आज बने कल बने, बनना ही था, वो आज ठीक है। लेकिन जनता को चाहिए, भूख रोटी का सवाल है, रोटी मिल नहीं रहा है, रोजगार मिल नहीं रहा है, तो फिर जनता तो उसको देख रही है ना कि प्रधानमंत्री जी कितना हवा बना करके इस देश को जो है हमेशा एक चीज जो कांग्रेस ने बनाया था उसको ये बेचने का काम कर दिया। हर चीज अडानी अंबानी जैसे कई प्राइवेट कंपनियों को बेच रही है, तो जनता इसको देख रही है काफी करीबी से कि हमको उसको राम मंदिर से क्या करना। राम मंदिर तो ठीक है, राम राम ऐसे ही भजते हैं, हर कोई हिंदू है तो भजते हैं, मुस्लिम है अल्लाह को भजते हैं, उसका तो काम है। लेकिन मुद्दा है रोटी और रोजी का, ये नहीं मिल रहा है जनता को, इससे लोग परेशान है।
देखिए ठाकुर जी, अभी आप कह रहे हैं कि मंदिर तो बनवा ही देते हैं, राम तो हर जगह है, तो फिर क्यों कांग्रेस बार बार मंदिरों में जाती है अगर राम हर जगह है तो? ये तो कोई बात नहीं हुई जवाब सर। देना चाहूंगी जी मैं, एंकर साहब, इस बात का जवाब मैं देना चाहूंगी। जी इनके शासनकाल में, शासनकाल भी तो मैं नहीं कहूंगी, इनके ही कुछ लोग नेता, इनके नेतागण ने, मुझे उनका सही नाम एक्चुअल इस समय याद नहीं आ रहा है, उन्होंने ये कहा था राम एक कल्पना है। उन्होंने ये जवाब दिया था कि राम एक कल्पना है। तो जब राम एक कल्पना है तो उसका मंदिर निर्माण करके लोगों की आस्था की बात किस प्रकार से ये कह सकते हैं। और दूसरा, राज बब्बर जी ने कहा था 10 रुपए में घर पे खाना मिल सकता है, तो उस महंगाई की बात पर ही उन्होंने ये जवाब दिया था कि महंगाई कहीं नहीं है। जब इनके वहां पे, इनके टाइम में महंगाई चरम सीमा पर थी, तब इन्होंने ये बात कहा था कि 10 रुपए भर पेट खाना, राज बब्बर जी ने बयान दिया था कि मिल सकता है। तो मैं इनसे भी यही कहूंगी कि जहां इनको लग रहा है कि भुखमरी छाई हुई है, खाने को नहीं मिल रहा है, तो राज बब्बर जी से कांटेक्ट करके बताएं कि 10 रुपए में कहाँ भर पेट खाना मिल रहा है, वहां पे जाएं। और मैं भी लेके जाती हूँ जहाँ पे भुखमरी मुझे नजर आती है, वहां पर जाके 10 रुपए पेट भर पेट खाना दिलवा के आती हूँ उन्हें। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी, जो ये कह रहे हैं सीएए तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। आपको पता होगा एंकर साहब, एंकर साहिबा, कश्मीरी पंडित के बारे में सब लोग बखूबी जानते हैं। जिस तरीके से उनको रातों रात उठाकर घर से बाहर उनको बेघर कर दिया गया था, उनसे जाकर पूछिए कि सीएए लागू होने से उनको कितनी राहत मिली है, 370 हटने से कितनी राहत मिली है उनको। उनसे जाकर पूछिए कि ये क्या है। रोहिंग्या मुसलमान जिस तरीके से हम लोगों के देश में घुसपैठ करते हैं और लोगों को मार डालते हैं, उनसे जाकर पूछिए कि सीएए लागू होने से कितनी ज्यादा सुविधा मिल सकती है। सीएए लागू होने से ये हो सकता है कि वो व्यक्ति हमारे देश का है भी कि नहीं है, उसको नौकरी मिले ना मिले, ये भी प्रश्न उठता है। अगर कोई बाहर का व्यक्ति यहाँ आकर नौकरी लेता है तो सीएए के जरिए वो ये सब कार्य नहीं कर सकता है। तो ये किस प्रकार ये कह सकते हैं कि ये सब चीजें नहीं हो सकती। श्रीलंका के जो पुल श्री राम के द्वारा बनाया गया था वो काल्पनिक है और मनगढ़ंत आंधी है। इतनी बड़ी बात कांग्रेस जी की सोनिया गांधी जी ने कही थी। अब मुझे याद आया, किसी ने मुझे व्हाट्सएप किया है, ये सोनिया गांधी जी का जवाब है। तो मुझे एक बात बताइए, सोनिया गांधी जी इतनी बड़ी बात कह सकती हैं कि राम मंदिर एक कल्पना है, राम जी एक कल्पना है, तो ये किस तरीके की आस्था हुई, ये किस तरीके की बात हुई? जरा मुझे इस चीज का जवाब लूटूंगी हनी जी। कांग्रेस तो बार बार ये बात कहते नजर आते हैं ना, राहुल गांधी तो खुद ठाकुर साहब ये कहते हैं कि हम कश्मीरी पंडित हैं, तो आप कैसे उनका दुख नहीं समझते? ठीक है, मैं लौटूंगी, आप दोनों के पास लौटूंगी, मुझे दिलीप जी के पास जाना है। दिलीप जी आपके पास आऊंगी। देखिए, तमाम जो सियासी समीकरण आपने अभी दोनों की बातें सुनी, राम मंदिर का मुद्दा उठा, सीएए का मुद्दा उठा, महंगाई का मुद्दा उठा, लेकिन इन तीनों ही मुद्दों पर आपको क्या लगता है कि कौन सही है? क्योंकि मेरे हिसाब से तो दोनों की जगह से कहीं ना कहीं कमियां तो नजर आती हैं। देखिए, जो सीएए का मुद्दा है तो देश के लिए बहुत जरूरी था, इस बात की तारीफ है भारतीय जनता पार्टी के साथ लाने के लिए, लेकिन अभी वो इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन में नहीं है। मैं ये जरूर कहूंगा, हनी जी ने अभी कहा कि जीरो टॉलरेंस की बात हमने करी, जीरो टॉलरेंस कहीं पर भी नहीं है। सीएनआरसी अच्छा लॉ है, लेकिन अभी तक पूरी तरीके से इफेक्टिव नहीं है। 370 राम मंदिर, ये आपका हिस्टोरिकल जजमेंट था, हिस्टोरिकल सपोर्ट था इस जजमेंट को इम्प्लीमेंट करने में, जिसके लिए आप तारीफ के काबिल। लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर जनता के लिए किए गए कार्यों को आपको जनता को बताना पड़े तो इसका मतलब आपने कार्य नहीं किया। आपको बताना क्यों पड़ रहा है? क्योंकि अगर आपने जनता के लिए काम किया तो जनता, अगर मुझे सरकार से कोई बेनिफिट नजर आएगा तो मुझे सरकार बताए चाहे ना बताए, मुझे वो बेनिफिट दिखाई देगा। जनता जो लोअर क्लास की है उसको बेनिफिट दिखाई दे रहा है क्योंकि उसके खाते में हर महीने 6,000 रुपया पहुंच रहा है, उसके घर को फ्री राशन मिल रहा है, उसको जाति के नाम पर बहुत सारी स्कीमें मिल रही हैं, रिजर्वेशन वालों को रिजर्वेशन के बहुत सारे बेनिफिट मिल रहे हैं, रिजर्व कैटेगरी के बच्चों को फ्री एजुकेशन, आज लाखों रुपया फ्री फीस मिल रही है। लेकिन जो मिडिल क्लास तबका है, मिडिल क्लास तबके को क्या किया? मिडिल क्लास तबका हर तरह का टैक्स देता है, उसको किस तरीके का बेनिफिट है? लोअर क्लास के लिए तो आपने जीरो बैलेंस खाता अलाउ कर दिया। आज एक मिडिल क्लास आदमी है, कोरोना में इतने सारे लोगों की नौकरियां चली गई, इतने सारे लोगों की सैलरी कट हो गई, इतनी बेरोजगारी बढ़ गई, उनके खाते में अगर मिनिमम बैलेंस हो जाता है तो बैंक तुरंत से मिनिमम बैलेंस चार्ज काट लेता है। साहब उनका क्या दोष है? वो क्या इस देश की जनता नहीं है? क्या उसका पेट नहीं है? क्या वो ह्यूमन बीइंग नहीं है? क्या इस देश के संसाधनों का लाभ उसको नहीं मिलना चाहिए? क्या आपने जो स्कीम बनाई है वो सिर्फ जातिगत चलनी चाहिए, सिर्फ जाति के लोगों को मिलनी चाहिए? क्योंकि जातिगत वोट मिलता है आपको, मिड लोअर क्लास आपको भर भर के वोट देता है, आप ट्रकों में बैठा के ले जाते हैं, वोट डलवा लेते हैं।
मिडिल क्लास आदमी ना नीचे आता है ना ऊपर आता है, वो आपके कहने पे हंसता नहीं है, वो आपके कहने पे ट्रकों में लग के वोट डालने नहीं जाता है, इसलिए आप मिडिल क्लास पे ध्यान नहीं देते हैं। महंगाई बढ़ रही है, गैस बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग हर चीज के दाम बढ़ रहे हैं और उसका असर मिडिल क्लास पे पड़ रहा है। हायर क्लास को फर्क नहीं पड़ता है, लोअर क्लास को सरकार दे रही है। मिडिल क्लास वर्तमान भी अपने पैसे से अरेंज करता है, भविष्य भी अपने पैसे से अरेंज करता है, मर जाए तो उसके बच्चों का भविष्य भी वो अपने पैसे से अरेंज करता है, लेकिन इतना पैसा कमाने का अवसर कहाँ मिल रहा है? और जो कमा रहा है उस कमाई में से 10-20-30% वो सरकार को दे रहा है डायरेक्ट टैक्स के रूप में, और इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में वो हर चीज पे टैक्स दे रहा है। वो पानी पी रहा है तो आप टैक्स ले रहे हैं, वो घर में रह रहा है तो आप टैक्स ले रहे हैं, वो सड़क पर चल रहा है तो आप टैक्स ले रहे हैं, वो मर रहा है तो आप टैक्स ले रहे हैं, वो पैदा हो रहा है घर में तो आप टैक्स ले रहे हैं, हवा पे टैक्स ले रहे हैं, हर चीज पे तो आप टैक्स ले रहे हैं। दे क्या रहे हैं उसके बदले? आप ये बताइए कि आपने मिडिल क्लास ले क्या? बिल्कुल हनी जी, मैं आप इसे जवाब चाहूंगी। दिलीप जी ने बहुत अहम बातें कही है, वो जानना चाह रहे हैं आपसे कि आपने मिडिल क्लास के लिए क्या किया। हर चीज पर तो आप टैक्स लेते नजर आ रहे हैं। ये टैक्स आज से तो बनाया नहीं गया, ये टैक्स पुरानी चली आ रही है जो कि केंद्र सरकार द्वारा चलती आ रही है। ये वो टैक्स है जो कि हम लोगों को देना ही पड़ेगा। जिस घर में आप रह रहे हैं वो हाउस टैक्स देना पड़ेगा, बिजली के पानी का टैक्स देना पड़ेगा, बिजली खर्च करने का टैक्स देना पड़ेगा। आप उस तरीके से व्यवस्था करिए, कम बिजली यूज करिए तो टैक्स कम देना पड़ेगा। और रही बात फ्री की, तो फ्री हम इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि वेनेजुएला नाम की जो है सिटी, उसके बारे में आपको पता था कि उन्होंने क्या किया था। फ्री में बिजली, फ्री में पानी, फ्री में सड़कों का कोई टैक्स भी उन्होंने नहीं दे रखा था। किसी भी प्रकार का वो किसी भी व्यक्ति पे टैक्स नहीं दे रखे थे। उससे क्या हुआ था, वहां पर रहने वाले व्यक्ति एकदम निकम्मे हो गए थे, जिसके कारण वो इतनी अच्छी खासी सिटी जो कि कभी काफी संपन्न हुई थी, वो अब इस समय देश में एकदम खत्म होती नजर आ रही है उसकी अर्थव्यवस्था। तो फ्री तो हम लोग दे नहीं सकते दिलीप जी। और दूसरी बात ये है कि जो ये कोरोना की बात कर रहे थे, तो कोरोना के कारण इस महामारी को कोई भारतीय जनता पार्टी तो लेकर आई नहीं थी। ये महामारी कहीं से आई और इस महामारी के आने के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी ने पूरी दुनिया में, एक सिर्फ भारत ही एक ऐसा राज्य नहीं है, पूरे विश्व में चाहे फॉरेन कंट्री क्यों ना हो, उसमें भी इंफ्रास्ट्रक्चर में दिक्कतें आई हैं, जिसकी वजह से महंगाई पर थोड़ा असर पड़ा है। मैं मानती हूँ कि महंगाई पे असर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि महंगाई जानबूझकर करी गई है। ट्रांसपोर्ट का बिजनेस, पैदावार का बिजनेस, कटाई का बिजनेस, सब चीज का बिजनेस इस समय ठप पड़ा है। यहाँ तक कि लोगों की नौकरियां तक खत्म हो गई है इस समय, जो ऐसी कोरोना महामारी आई थी। तो उसके कारण अगर महंगाई बढ़ रही है तो इसमें कोई भारतीय जनता पार्टी ने कोरोना महामारी लेकर नहीं आई है। और भारतीय जनता पार्टी कोरोना महामारी लेकर नहीं आई है, ये बात ठीक है पाठक साहब, लेकिन ये बात भी तो देखिए ना, यहाँ पर जिम्मेदारी किसकी बनती थी? जिम्मेदारी सीधे तौर पर केंद्र सरकार की थी, वो तमाम स्थितियों को संभाले। लेकिन कोरोना की जो मिसमैनेजमेंट थी उसकी वजह से भी तो सीधा सीधे खामियाजा आपको मिल रहा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, सुनिए हनी जी, सदन में क्या जवाब दिया गया कि ऑक्सीजन की वजह से, ऑक्सीजन की कमी की वजह से किसी की मौतें नहीं हुई है। उसके बाद अगर दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने आपको कहा कि कमेटी बना दीजिए, तो आपने कमेटी भी नहीं बनाई। अगर आप बात रख रहे हैं तो उस पर जांच करने में क्या बुराई है? देखिए, ऐसी बात ही नहीं हुई है जिसपे जांच के लिए हम लोग ने कार्रवाई करनी हो। और रही बात ऑक्सीजन प्लांट की, तो ऑक्सीजन प्लांट जगह जगह व्यवस्थित किया गया है। फॉरेन कंट्री में यूएसए तक में ये कहा गया कि इंजेक्शन हम लोगों ने पूरी तरीके से सबको फ्री ऑफ कॉस्ट से दिया है। ये कोरोना महामारी के बाद सबसे बड़ा स्टेप हम लोगों ने, पैसा भारतीय जनता पार्टी केंद्र ने पैसे से इंजेक्शन खरीद के हर गरीब को और हर अमीर से अमीर आदमी को फ्री में इंजेक्शन लगाया और देश में रिकॉर्ड तोड़ा इतना इंजेक्शन लगाया गया फ्री ऑफ कॉस्ट। और कोरोना महामारी के दौरान सभी को फ्री में राशन बांटा गया है। इवन अभी तक 4 किलो चावल, 5 किलो गेहूं, 2 किलो चना राशन की दुकान में गरीब को। ठीक है, ठाकुर साहब भी इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का। पाठक जी मैं लौटूंगी आपके पास। हनी जी मैं लौटूंगी आपके पास, ठाकुर साहब भी इंतजार कर रहे हैं। ठाकुर साहब आपके पास आना चाहूंगी मैं। ये जो तमाम बातें हैं हनी जी के, दिलीप जी आपके पास आऊंगी मैं इन तमाम बातों का जवाब लेने के लिए, क्योंकि कोरोना मिसमैनेजमेंट की जिस तरीके से उन्होंने बात कही, और ये भी बात कही है कि ऑक्सीजन की कमी से जो मौतों का बात रखी गई थी सदन में, उसमें जांच का कोई विषय नहीं है। इस पर मैं जरूर आपसे आपकी प्रतिक्रिया लूंगी। ठाकुर साहब उससे पहले आपके पास आना चाहूंगी, कांग्रेस आखिर क्या कर रही है? आगामी विधानसभा चुनाव भी नजदीक है, उसके बाद 2024 में लोकसभा चुनाव भी है, और उससे पहले अब उपचुनावों का भी ऐलान हो चुका है। कांग्रेस आखिर कर क्या रही है? हर ओर तो कांग्रेस में कह सकते हैं कि फूट देखने को मिल रही है। कांग्रेस पूरी तरह से तैयारी में है, जनता के साथ है, जनता की आवाज बनकर खड़ी है। और
जितने भी अभी हनी पाठक जी कह रही थी कि बिल्कुल फ्री का हम लोग बिजली नहीं दे सकते, फ्री का बिजली कौन मांग रहा है? लेकिन चरम पे महंगाई, मैंने कहा कि पेट्रोल का दाम 100 रुपया पार कर गया, इस पर प्रधानमंत्री जी का कहीं ध्यान नहीं है। जिस गैस की बात कह रहे थे कि लोगों को गैस का सिलेंडर बांट तो देते हैं गरीबों के बीच, लेकिन गैस कितना दिन उपलब्ध हो पाता है ये आपको पता नहीं है। ये तो जाकर के देखिए तो गैस कितना उपलब्ध हो पाता है। तो हर जगह घोटाला, हर जगह घोटाला, ये सेंट्रलाइज घोटाला है। मैंने बात ठाकुर साहब ये पूछी थी कि कांग्रेस आखिर क्या कर रही है। अभी हमने देखा राजस्थान में तो शुरुआत से ही गहलोत और पायलट गुट में किस तरीके से फूटबाजी देखने को मिल रही है। पंजाब के अभी हमने हाल देखे हैं, मात्र विधानसभा चुनावों से मात्र 3.5 महीने पहले किस तरीके से सत्ता परिवर्तन अचानक से हुआ। ये तमाम चीजें, गुटबाजी कांग्रेस में कब तक रहेगी आपकी? इसे आप माने या ना माने, लेकिन इसी गुटबाजी की वजह से कांग्रेस खत्म होती जा रही है साहब। नहीं, गुटबाजी तो कहीं न कहीं है, उसको समाप्त किया जा रहा है अपने आप में। अब कैप्टन साहब ने इस्तीफा दे दिया तो ठीक है, कोई तो वहाँ तो मुख्यमंत्री चाहिए ना, वो उन्होंने वहाँ बनाया उनको, तो इसलिए वो उनका इंटरनल मामला है। लेकिन हम लोग बिल्कुल जनता के साथ, जनता की आवाज बनकर खड़े हैं हम लोग कांग्रेस पार्टी। जनता के साथ जितना अन्याय कर रही है भारतीय जनता पार्टी के लोग, प्रधानमंत्री मोदी, जनता की आवाज ठाकुर साहब बनते नजर आ रहे हैं। आप ये बात कर रहे हैं कि हम जनता की आवाज बनकर खड़े हैं। मैं आपको याद दिला दूं, आज ही कन्हैया कुमार और जिग्नेश जो हैं वो आपकी पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। कन्हैया कुमार, जिन पर कह सकते हैं कि जो तमाम मुद्दा हुआ था उनके खिलाफ बहुत सारे आरोप हैं, और जिग्नेश भी एक दलित नेता के रूप में है। युवाओं को आप दे रहे हैं जगह पार्टी में, लेकिन आपकी जो पुराने मित्र हैं, आपके पुराने सदस्य कार्यकर्ता कांग्रेस के हैं, वो लगातार बाहर आते जा रहे हैं। क्या एक बार फिर से तमाम नए लोगों को कांग्रेस में भरा जा रहा है, और पुराने जो कह सकते हैं कि अनुभवी लोग हैं उनको तो आप पूछ भी नहीं रहे हैं? नहीं, अनुभवी लोग जो है हमारे, उनको पूछना ऐसी बात नहीं है, लेकिन उनको लगता है कि हमको पूछा नहीं जा रहा है। सबकी पूछ हो रही है। कन्हैया कुमार जी अच्छा है, एनर्जेटिक आदमी है, और देश के प्रति एक अच्छी सोच रखने वाले व्यक्ति, गरीब के प्रति एक अच्छी सोच है उनकी। तमाम जो देश में जितनी भी विसंगतियां हैं उसके पास उनका एक विजन है। वो एक हाजिर जवाबी नेता है, अच्छे नेता हैं। वो उनका स्वागत है, इस दल में आ रहे हैं। जिग्नेश जी भी अच्छे हैं, हमारे दलित समाज से आते हैं, और दलितों की अच्छी सोच है उनके अंदर है, क्या क्या करना है उनको, वो उनको पता है, इसलिए एक उनका स्वागत भी है। और जो पुराने लोग हमारे जो कह रहे हैं कि पार्टी छोड़ दी है, तो उनका कुछ एक निजी स्वार्थ हो सकता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी भी पूरी तरह से जनता की आवाज बनकर खड़ी है, जनता के बीच है। और जो प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी जितनी भी विसंगतियां इस देश में फैला चुके हैं, उसको हम लोग चाहेंगे कि इस चुनाव में लेकर के आएंगे, इस मुद्दे को बना करके, और जनता के बीच जाए। ठीक है ठाकुर साहब, मैं लौटूंगी आपके पास। दिलीप जी, आपके पास फिर मैं आऊंगी, लेकिन उससे पहले वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। विधानसभा चुनाव से पहले सभी पार्टियों के लिए सेमीफाइनल की शुरुआत हो चुकी है, जिसका आगाज हो चुका है, और 2 तारीख को 2 नवंबर को ये साफ हो जाएगा कि सेमीफाइनल में किसकी जीत होगी। इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, हमारे साथ तमाम गेस्ट मौजूद हैं। मैं दिलीप जी आपके पास अब आना चाहूंगी। देखिए, ठाकुर साहब की भी बातें आपने सुनी, कांग्रेस में अंतर है आप भी जानते हैं, और ये जग जाहिर है कि किस तरीके की स्थितियां बनते नजर आ रही है। साथ ही साथ हनी जी की भी बातें आपने तमाम सुनी। आप इन तमाम बातों पर किस तरीके की प्रतिक्रिया रखते हैं? देखिए, कांग्रेस की अंतर कलह और कांग्रेस में लीडरशिप की कमी, यही कांग्रेस के डूबने का कारण है। ये आज भी अगर लीडरशिप को चेंज कर दें तो कांग्रेस रिवाइव कर जाएगी, लेकिन ये लीडरशिप पता नहीं क्यों एक परिवार के बीच में, माँ बेटों के बीच में पड़ी हुई है। और कांग्रेस में इतने ब्रिलियंट नेता हैं, इतने अच्छे अच्छे लोग हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो 2 लोग पूरी पार्टी को छाप के बैठे हैं, और यही कारण है कि कांग्रेस धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रही है। हनी जी ने ये कहा कि कोरोना सरकार की देन नहीं थी, बिल्कुल ठीक है, सरकार की देन नहीं थी, एक नेचुरल कैलेमिटी थी, उस पर किसी का जोर नहीं, और पूरी दुनिया में आया था, और उसकी वजह से जो भी नुकसान हुआ उस पर किसी का जोर नहीं था। लेकिन उन्होंने कहा कि उसके बाद हमने टीके लगवाए। हाँ, आपने पूरे भारत को टीके लगाए, फ्री टीके लगाए, ये तारीफ की बात है, ये एक अच्छा कदम था। लेकिन आपका ये कहना कि जो अच्छा हुआ उसमें तो सरकार का योगदान है, आपकी पार्टी का योगदान है, लेकिन जो खराब हो रहा है उस पर आपका कोई जोर नहीं, महंगाई पर आपका कोई जोर नहीं है, ये कहना सरासर गलत बयानबाजी है। और सरकार की
का प्रतिनिधित्व करते हुए आप ये बयान दे रही हैं, ये आपको शोभा नहीं देता है कि सरकार अगर ये कह देगी कि हम महंगाई पे कंट्रोल करने पे हमारा कोई जोर नहीं है, तो फिर तो देश तो फिर राम भरोसे ही चलेगा। क्योंकि सरकार अगर महंगाई नहीं कंट्रोल कर पाएगी तो सरकार करेगी क्या फिर? और सरकार महंगाई क्यों नहीं कंट्रोल कर सकती? अगर मैं पेट्रोल की बात करूं, इंटरनेशनल प्राइसेस में फ्लक्चुएशन आ रहे हैं, तो आप अपने यहाँ की कस्टम ड्यूटी घटा दीजिए, एक्साइज घटा दीजिए, वैट घटा दीजिए, पेट्रोल के दाम नीचे आ जाएंगे, लेकिन आप वो नहीं घटाएंगे क्योंकि आप गवर्नमेंट रेवेन्यू में फर्क नहीं पड़ने देना चाहते हैं। क्योंकि गवर्नमेंट रेवेन्यू में कमी आएगी तो आप फ्री की स्कीमें नहीं बांट पाएंगे, आप वोट नहीं खरीद पाएंगे। इसलिए आप जो जनता बर्डन है उसी के ऊपर बर्डन डाल करके उसकी जेब खाली कर देंगे, उसका परिवार पले ना पले, उसके घर में रोटी जाए चाहे ना जाए, इसकी चिंता आपको नहीं है। आपको अपने वोट खरीदने के लिए आपके सरकारी खजाने में पैसा चाहिए, और बहुत सारे सरकारी खजाने का मिसयूज होता है, वो सारी सरकारें करती हैं। ये बात मैं भाजपा या वर्तमान सरकार के लिए नहीं कह रहा हूं, ये बात 1951 से लेकर के 1947 से लेकर 2021 तक या 51 से 21 तक लगातार ये बात चली आ रही है कि जो सरकार के खजाने में टैक्स पेयर्स का पैसा जाता है, उस पैसे का मिसयूज सरकारों के द्वारा सरकारी नाम पर अपनी पार्टी के पक्ष में किया जाता है। ये कांग्रेस ने भी किया है और ये वर्तमान सरकार भी कर रही है। उससे हमें कोई फायदा नहीं होता है। मैंने सारी बात ला करके मिडिल क्लास पर रोक दी ना कि आपने लोअर क्लास को तो पैसा दिया, लोअर क्लास को राशन दिया, मिडिल क्लास को क्या हुआ? मिडिल क्लास को तो हर तरीके से मारा आपने। और आप कह रहे हैं कि घर में बिजली का भी यूज करें, मतलब हम अपने बच्चों को अंधेरे में बैठा दें, हम अपने बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस ना कराएं, खाली मिडिल क्लास वाला ना पढ़ाए अपने बच्चों को, उनके बच्चों का तो भविष्य है नहीं, उनका तो शरीर है नहीं, उन्हें सुख चाहिए नहीं। आप ये हिदायत दे रही हैं बैठ करके बिजली का कम यूज करें तो बिजली का बिल कम आएगा। ये हिदायत हमें भी पता है, इसकी हमें आपसे जरूरत नहीं है। आप सरकार हैं, आप ये बताइए कि हमारे ऊपर बोझा कैसे कम पड़ेगा, हमारी जरूरतें कैसे पूरी होंगी, आप ये बताइए। आप हमें ये ज्ञान मत दीजिए कि हम अपनी जरूरतें कम कर दें तो हमारी जरूरतें कम हो जाएंगी तो हमें पैसे की कम जरूरत पड़ेगी। आप महात्मा नहीं है, आप स्पिरिचुअल ज्ञान देने नहीं बैठी हैं, आप एक सरकारी संस्था हैं, आप सरकार हैं और आप जनता की जरूरतें सुन करके जनता की समस्याओं का समाधान करिए। उनको स्पिरिचुअल ज्ञान मत दीजिए, ये आपका काम नहीं है। आपका काम सत्ता संभालना है और बाकी जो काम अच्छा कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन मिडिल क्लास के लिए आप कुछ नहीं कर रहे हैं। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, अगर कुछ कर रहे हैं तो आप बता दीजिए आप क्या कर रहे हैं। बिल्कुल। कांग्रेस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी दिलीप जी, उसके बाद मैं हानि जी आपके पास आऊंगी। कांग्रेस पर दिलीप जी आपकी प्रतिक्रिया। देखिए अभी हार्दिक पांड्या के साथ जहां पर कन्हैया कुमार आज शामिल होने जा रहे हैं, कन्हैया कुमार पर बहुत गंभीर आरोप लगे हैं जिसको अब कांग्रेस अपनी पार्टी में शामिल करवाने जा रही है। और अभी ठाकुर साहब कह रहे हैं कि वो बहुत अच्छे नेता हैं, तमाम बातें आपने तो सुनी है उनकी। देखिए राजनीति में जहां से बेनिफिट मिल जाए वो अच्छा है। हार्दिक पटेल और जो जिग्नेश पटेल है ये अब पार्टी के लिए कुछ करने की बात कर रहे होंगे, कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं, तो इनके लिए वो अच्छे हो गए, उनके लिए ये अच्छे हो गए। एक समय था जब इन्होंने यहाँ उत्तर प्रदेश के चुनाव में समाजवादी पार्टी से भी गठबंधन कर लिया था। ये तो छोड़ दीजिए, समाजवादी पार्टी एक बड़ी पार्टी है, जिग्नेश और हार्दिक का नाम बड़ा नाम है। अभी जब कलकत्ता के बंगाल के चुनाव हो रहे थे तो बंगाल में कांग्रेस ने एक ऐसी पार्टी से जाके गठबंधन कर लिया जो पार्टी उसी चुनाव में गठित करी गई थी और सिर्फ मुसलमानों का वोट लेने के लिए, क्योंकि वो एक पीर के क्या थे जहां पर मुसलमानों के वोट को बड़ा इन्फ्लुएंस करते थे, तो कांग्रेस ने जाकर के वहां भी गठबंधन कर लिया। तो कांग्रेस को ये सोचना पड़ेगा ठाकुर साहब, आप अपनी पार्टी को जाकर के बताइए कि आप कहां थे और कहां आ गए हैं और आप इससे नीचे चले जा रहे हैं। आपको उठने की जरूरत है। इस देश की सबसे बड़ी पार्टी, सबसे ज्यादा दिनों तक राज करने वाली पार्टी, इस देश में राजनीति का उदय करने वाली पार्टी, इस देश की आजादी में सबसे बड़ा योगदान देने वाली पार्टी वो कांग्रेस ही है। और आज कांग्रेस हाशिए पर और हाशिए से भी नीचे चली जा रही है। तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि अगर आपको नए रिजल्ट चाहिए तो आपको अपनी कार्यप्रणाली में भी बदलाव करना पड़ेगा। पुरानी कार्यप्रणाली से, पुरानी लीडरशिप से आप नए रिजल्ट्स नहीं ला सकते हैं, चाहे आप किसी को भी शामिल कर लीजिए, क्योंकि जो आपका इंजन है ना, उस इंजन में दम नहीं है। वो इंजन लुढ़क के चल रहा है। अगर इंजन लुढ़क के चलेगा तो डिब्बे उसी स्पीड से खिसकेंगे। तो आप ये सोचिए कि आपकी पार्टी कहां जाकर के रुकेगी, कहीं नहीं रुकेगी, कहीं नहीं पहुंचेगी। बिल्कुल बिल्कुल। और दिलीप जी देखिए सबसे अहम बात क्या है ना कि आज तो चलिए ठाकुर साहब ने ये मान लिया कि अंतरकलह है, मनमुटाव है, मैं मान रहा हूं। पहली बार किसी कह सकते हैं कि कांग्रेस प्रवक्ता ने यहाँ पर बैठकर ये बात मानी है। लेकिन सबसे अहम बात ये है कि ठाकुर साहब ने तो ये भी बात कही कि जो पुराने नेता हैं, अनुभवी जो नेता हैं या कार्यकर्ता या सदस्य हैं पार्टी के,
वो अपने जो कह सकते हैं कि उनका अगर अच्छा है तो वो पार्टी में है, नहीं तो नहीं है। लेकिन सबसे अहम बात ठाकुर साहब समझने वाली तो ये है ना कि आपसे अगर उनको मनमुटाव है तो आप मंथन करिए पार्टी में। मंथन तो कर नहीं रही है कांग्रेस, और हर ओर बीजेपी पर सीधे तौर पर प्रतिक्रिया देती नजर आ रही है। मैं लौटूंगी आपके पास हनी जी, मैं लौटूंगी आपके पास सर। हनी जी, आपके पास आना चाहूंगी। दिलीप जी ने सीधे तौर पर सवाल आपसे किया है, एक बार फिर से बात मिडिल क्लास पर आकर रुक गई है, और पेट्रोल डीजल पर भी उन्होंने बहुत अहम बात कही है। आप सेस और वैट क्यों नहीं घटाते हैं? जब भी पूछा जाता है बीजेपी या कांग्रेस से, सीधे तौर पर एक ही बात आती है, या तो राज्य सरकार कहती है कि केंद्र सरकार घटा दे, केंद्र सरकार कहती है कि राज्य सरकार घटा दे। लेकिन चाहे आप हो, चाहे बीजेपी है, चाहे कांग्रेस, दोनों ही पार्टियां जनता का इस समय नहीं सोच रही है, और ये जाहिर सी बात है। सोच रही है, जनता बखूबी जानती है जनता के हित में हर फैसले लिए जा रहे हैं। और दिलीप जी जो ये कह रहे हैं कि मैं ज्ञान नहीं देने के लिए बैठी या प्रवचन देने के लिए नहीं बैठी, तो मुझे भी पता है कि मैं कोई संतआत्मा नहीं हूँ। मुझे आपसे ज्ञान लेने की खास तौर पे जरूरत नहीं पड़ी है कि मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ, मुझे आपसे पूछना पड़ेगा। और दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि अगर बहुत ज्यादा राजनीतिक विश्लेषक है तो इनको इस बारे में भी पता होना चाहिए कि कांग्रेस के कार्यकाल में जब कांग्रेस की पार्टी केंद्र में थी तब उन्होंने ऑयल बॉन्ड करके एक पत्र मनमोहन सिंह ने साइन किया था। मनमोहन सिंह ने उस ऑयल में ये था कि केंद्र से तो ऑयल बाहर जो ऑयल की लेन देन है उस पर टैक्स और भी चीजों को इंक्लूड किया गया था, जिसमें जब सरकार का उस समय चुनाव आ रहा था तो मनमोहन सिंह ने उसको एकदम फ्री करवाकर बहुत कम पैसे में कोई जनता को डुबाने के लिए दिया गया। लेकिन वो ऑयल बॉन्ड अभी तक 30 साल तक हम लोगों की केंद्र सरकार को भरना पड़ेगा। जो इनके दिया हुआ बीज है, जो इनका पैदा हुआ काटा है, उसको केंद्र सरकार इस समय भुगत रही है। तो बहुत बड़े राजनीतिक विश्लेषक अगर बनकर बैठे तो इस बात की जानकारी लेकर बैठना चाहिए था, क्योंकि मुझे ज्ञान देने से अच्छा है अपना ज्ञान बढ़ाए, क्योंकि अपना ज्ञान आदमी बढ़ाता है तो कहीं ना कहीं तरक्की को अवश्य करता है। और दूसरी बात जो कांग्रेस की आई है, तो कांग्रेस के बारे में मैं ये कहना चाहूँ, जो व्यक्ति अपने देश से गद्दारी करता है, अगर वो व्यक्ति किसी पार्टी को शामिल होने चाहता है और किसी पार्टी में शामिल होना चाहता है, तो वो व्यक्ति किसी भी प्रकार से जनता के हित का, और वो पार्टी किसी भी प्रकार से जनता के दिए हुए फैसले के लिए ही बनी हुई होती है। जबकि अभी कन्हैया कुमार जी का ले लीजिए, कन्हैया कुमार जी ने 2 मार्च 2016 जब इनको अंतरिक्ष जमानत के लिए रिहा किया गया था, तो इन्होंने ये कहा था, भारत तेरे टुकड़े होंगे अफजल, हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। तो किस भारत के टुकड़े करने की बात कर रहे थे ये? उस भारत की जिस पे खड़े होकर कांग्रेस पार्टी कहती है मैं चुनाव लड़ूंगी, उस भारत के टुकड़े करने की बात करते हैं। और दूसरी बात, पंजाब के सीएम की मैं आती हूँ। पंजाब के सीएम साहब ने इसलिए इस्तीफा दे दिया कि उनका कहना है कि सिद्धू साहब, इनके नवजोत सिंह सिद्धू साहब, जो कब हमारी पार्टी में रहकर मनमोहन सिंह जी की बड़ बोले तरीके से बुराइयां कर करके चाहते थे, वो आज इनको ये कहते हैं कि देश के विरुद्ध के देश के हित में लिए हुए फैसले नहीं है। कांग्रेस पार्टी को विचार करना चाहिए। नवजोत सिंह सिद्धू पार्टी के लिए खतरनाक है, और पार्टी के लिए नहीं, देश के लिए खतरनाक है। उसके बावजूद भी ये लोग देशद्रोहियों को अपने साथ लेके चलते हैं। और मैंने अभी आपको बताया कन्हैया कुमार जी के मामले के लिए कि उन्होंने 8 मार्च 2016 को भी विवादित बयान दिया था कि कश्मीर में सेना महिलाओं से बलात्कार करती है। तो इस तरीके की बात वो करने वाले व्यक्ति को ये पार्टी में ज्वाइन कराते हैं। और रही घोटाले की बात पर मैं अब आती हूँ, जो अभी ठाकुर जी बीच में बात कर रहे थे और बात उनकी कट गई थी। इन्होंने कहा था घोटाले इतने ज्यादा हैं, तो मुझे 1-2 घोटालों के नाम भी बताइए ना ठाकुर जी। बिना नाम बताए कैसे घोटाले की बात करते हैं? और नहीं तो मैं आपको बताती हूँ, जीप घोटाला जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम का आपको याद होना चाहिए। जीप घोटाले में पुरानी जीप को पेंट करा के उन्होंने सेना के जवानों को दे दिया था। उन सेना के जवानों को जो कि घर से निकलते हैं ये सोचकर कि हम वापस लौट कर अपने घर में अपने बीवी बच्चों के पास आ भी पाएंगे कि नहीं, उस जेब घोटालों को शायद ये भूल गए हैं। वो वोट को ठीक है पाठक साहब, आपकी जी ठीक है हनी जी, आपकी तमाम बातों का जवाब जो है वो ठाकुर साहब से ले लेते हैं। ठाकुर साहब ठीक है, मैं लौटूंगी हनी जी आपके पास लौटूंगी। ठाकुर साहब, जीप घोटाले की बात हुई है और इसी के साथ कन्हैया कुमार की भी बात एक बार फिर से हनी जी ने कर दी है, और काफी बड़े आरोप उन पर लगे हैं। इसका जवाब मैं आपसे चाहूंगी, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। विधानसभा चुनावों से पहले सेमीफाइनल पर बातचीत कर रहे हैं, हमारे साथ तमाम गेस्ट मौजूद हैं। ठाकुर साहब, आपके पास एक बार फिर से आना चाहूंगी मैं। जिस तरीके से हनी जी ने तमाम बातें कही है, एक जीप घोटाले का जिक्र उन्होंने किया और इसी के साथ ये जो कन्हैया कुमार है ये आपकी पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं, इस पर तो दोनों ही तरफ से प्रतिक्रिया कुछ अच्छी नहीं आई है। एक तरफ आप कहते हैं कि हम देश की सेवा कर रहे हैं और आप इस तरीके से कन्हैया कुमार को जब शामिल करवा रहे हैं, ये खैर कोई नई बात कांग्रेस के लिए नहीं है, क्योंकि इससे पहले कमलनाथ भी तो साफ तौर पर कह चुके हैं, मध्य प्रदेश के माफ कीजिएगा जो सीएम पूर्व सीएम रहे हैं वो साफ तौर पर ये बात कह चुके हैं कि हाँ भारत जो है वो अब महान नहीं है, भारत बदनाम हो चुका है। इस तरीके की बातें उनके सामने आई थी। नहीं, कन्हैया कुमार जी की जो बात आप कर रहे हैं, कन्हैया कुमार जी जो कहा कि भारत के कई टुकड़े होंगे, ये जो जेएनयू में बात आई थी, ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कुछ लड़कों द्वारा एक साजिश थी। और यदि कन्हैया कुमार देशद्रोही है तो फिर उसको अंदर करिए ना, जेल के अंदर उसको सजा दीजिए ना। और जो सिद्धू की बात कर रही हैं हनी पाठक जी, तो नवजोत सिंह सिद्धू यदि देशद्रोही तो उसको अंदर करिए। आपके पार्टी में थे तो बहुत अच्छे थे। मेरा कहना है कि ये जो जवाहरलाल नेहरू जी की बात कह रहे हैं कि जीप घोटाला हुआ था, तो जीप घोटाला वही है जो नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि मैं बांग्लादेश के आंदोलन में भाग लिया था। भाई उस आंदोलन में क्या भाग लिए थे? आपको याद होगा बंगाल चुनाव के दरमियान मोदी जी का बयान आया था। तो ये सब हवाई बातें भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के द्वारा फैलाई जा रही है। इसको कोई ध्यान देने की बात नहीं है। ये सब भारतीय जनता पार्टी अभी कह रही थी कि सोनिया जी ने कहा कि राम का अस्तित्व ही नहीं है। सोनिया जी क्यों बोलने जाएंगी राम मंदिर के बारे में या राम जी के अस्तित्व के बारे में? ये सब बीजेपी और आरएसएस के द्वारा फैलाया गया एक भ्रमजाल है, जिसको ये लोग ढो करके बार बार चलती रहती है। जी अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा, मुझे दिलीप जी के पास भी जाना है। चलिए ठीक है, हनी जी आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, आप जरा देखिएगा कि कोई तकनीकी कमी ना हुई हो। आपकी आवाज हनी जी नहीं आ पा रही है हम तक। दिलीप जी मैं आपके पास अब आना चाहूंगी। देखिए जिस तरीके से ये बातें कही गई है कि तमाम चीजें जो बोली गई है हनी जी द्वारा, वो ये ठीक है, मैं आऊंगी हनी जी आपके पास, मैं आऊंगी आपके पास। की बात आपने क्यों नहीं कही? और पंजाब के सीएम ने जब सीएम पद से इस्तीफा किया तो आपने क्यों आवाज उठाई? क्यों नहीं? नवजोत सिंह सिद्धू जी सही और पंजाब के सीएम गलत हैं? आवाज उठाइए। अगर वहाँ पे एबीवीपी के कार्यकर्ताओं की साजिश थी तो यहाँ पर किसकी साजिश थी जो पंजाब के सीएम ने? ठीक है हनी जी दिलीप जी के पास मुझे जाना है, वो भी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, मैं लौटूंगी आपके पास। ये बयान दिया था, पूरी दुनिया इस चीज को जानती। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। दिलीप जी आपके पास आना चाहूंगी। देखिए बातें जो कही गई है हनी जी द्वारा, आपने जो पेट्रोल डीजल की बात कही थी उस पर मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगी। जिस तरीके से आप वो कह रही हैं कि नहीं घटाया जा सकता, राजस्व भी जरूरी है, जिस तरीके से लगातार पिछले 4 साल से ये बातें कही जा रही थी कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में शामिल किया जाएगा। अभी हाल ही में जीएसटी काउंसिल की बैठक भी हुई, उसमें भी इसको नकार दिया गया कि अभी जीएसटी में शामिल नहीं किया जाएगा पेट्रोल डीजल को। अगर शामिल कर दिया जाता है तो कहीं ना कहीं जनता को तो इससे भी राहत मिलती है, राहत मिलेगी। और अब चूंकि इलेक्शन आने वाले हैं तो इसलिए नहीं करेंगे, क्योंकि ये बात अगर लागू होगी तो तमाम स्टेट्स पे लागू होगी। तो जिन स्टेट्स में भाजपा की सरकार नहीं है वहां इनको नुकसान हो सकता है, वहां के लोग इसके खिलाफ जा सकते हैं। बट मुझे लगता है कि ये जनता के लिए फायदेमंद होगा। क्यों नहीं करना चाहते हैं, बेहतर है। अभी हनी जी ने एक बात कही कि पेट्रोल डीजल की महंगाई को लेकर के मनमोहन सिंह जी कोई बॉन्ड लेकर के आए थे, उससे गवर्नमेंट एक्सचेकर पे बड़ा फर्क पड़ा था। तो हनी जी जनता, हाँ ठीक है, जो भी बॉन्ड लेकर के आए थे, ऑयल बॉन्ड हो चाहे डिस्टेंपर हो, लेकिन जनता ने आपको इसीलिए सत्ता सौंपी थी कि जो कांग्रेस की बुराइयां हैं, जो कांग्रेस, सुन लीजिए बात को, कि जो कांग्रेस बात सुनिए, पूरी बात तो सुनिए मेरी, पूरी बात तो सुन लीजिए। आपके मतलब की बात है, आप ही के मतलब की बात है। जिस तरीके से आपके सामने बात रख रही हूँ, आप बेहतर है उसी तरीके से बात करें। हाँ मैं उसी तरीके से रख रहा हूँ। सुनिए बात तो सुनिए तो। आपको जनता ने इसीलिए मैंडेट दिया था कि आप भी मजाक ना करें जनता के साथ और कांग्रेस की बुराइयों को खत्म करें। आप कांग्रेस की बुराइयों को क्यों ढो रही हैं? और अभी आप कांग्रेस सिद्धू को लेकर के बहुत कुछ कह रही हैं। प्रधानमंत्री अच्छा ही नहीं लगता है। अगर आप सिद्धू को लेकर के देखते हैं तो थक जाते हैं। 71 साल का वो व्यक्ति 20 मीटिंग 3 दिन में 20+ मीटिंग करके अमेरिका से वापस आता है
बात करता है और देश भर में दिन भर में दफ्तर में कामकाज निपटाता है और 8:45 बजे पार्लियामेंट की बिल्डिंग को देखने जाता है, निर्माण कार्य को। वो व्यक्ति आप लोगों को बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा, व्यक्ति वो अच्छा लगेगा जो कार्य नहीं करता है। ठीक है हनी जी, जाता नहीं है, जाते हैं, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, जाते हैं, जाता नहीं है, वो जाते हैं, वो देश के प्रधानमंत्री है। आप देखिए किस तरीके से अपनी पार्टी के नेता को बुला रही हैं। वो जाते हैं, जाता है नहीं है, वो जाते हैं। और दूसरा, आप जो कांग्रेस पे इल्जाम लगा रही हैं, इन्हीं को बोल लेने दीजिए, इन्हीं को बोल लेने दीजिए। ठीक है हनी पाठक जी, मैं रोकूंगी। आप जो कांग्रेस पे बार बार इल्जाम लगा रही हैं, मैं दो बातें कह रहा हूं कि जो कांग्रेस की बुराइयां थी उसी को खत्म करने के लिए जनता ने आपको मैंडेट दिया था। अब आप उस बुराई का सहारा लेके कहने कि हम ये महंगाई पे कंट्रोल नहीं कर सकते। दूसरा, आप जो कांग्रेस को बार बार उंगली उठा रही है कि सिद्धू को ये किया, सिद्धू को वो किया, वही काम तो आप भी कर रही हैं। दिलीप जी की बात पूरी हो जाए, मैं रोकूंगी आपके पास। जितिन प्रसाद ने पेट भर भर के गालियां दी थी भाजपा को। अब आपने उनको अपनी पार्टी में भी ले लिया, कैबिनेट मिनिस्टर भी बना दिया और अपनी पार्टी के लोगों को राज्य मंत्री बना दिया और उनको इम्पोर्ट करके कैबिनेट। तो आप भी तो वही काम कर रही हैं। सिद्धू आपकी पार्टी से निकल के कांग्रेस चले गए, जितिन प्रसाद कांग्रेस में निकल के आपकी पार्टी में आ गए। आप लोगों को पसंद नहीं आएगा। कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया। फर्क क्या है? मैं लौटूंगी ना आपके पास। फर्क क्या है? वो आप लोगों को पसंद नहीं आएगा, इस पे जवाब नहीं इसलिए देंगी। नहीं आएगा क्योंकि आप लोग जनता इस पे नहीं की जवाब बात देंगी। सुन ही नहीं सकते। क्या आपने अटल आयुष्मान योजना का कार्ड बनाया है? चलिए ठीक है, अरे मैं जो सवाल कर रहा हूँ उसका जवाब दीजिए। किसी ने नहीं बनवाया है। सवाल का जवाब दीजिए, सवाल का जवाब दीजिए, सवाल का जवाब दीजिए, सवाल का जवाब दीजिए। इंदिरा गांधी काम नहीं करती थी, मनमोहन सिंह जी काम नहीं करते थे। इनके पास सवाल का जवाब है नहीं। काम करके गए, जो आज बॉन्ड पे फर्जी साइन कर चले गए। राजीव गांधी काम नहीं करते थे, केवल मोदी ही पैदा लिए काम करने के इस देश में। ऐसा क्यों बोलते हैं आप? जो आयोजन हुआ ये टोटल मैनेजमेंट है उनका। सरकार के दौरान कभी भी नहीं हुआ। पार्टी कार्यक्रम कभी भी मनमोहन सरकार के दौरान नहीं हुआ। जनता के बीच इस तरीके से जाते हैं और देश विदेश के लोग उसको अपनी भारतीय संस्कृति परंपरा के अनुसार उनका स्वागत करते हैं। इससे पहले मनमोहन सरकार से मैंने तो करते नहीं है, कराया जाता है, बहुत से सवाल, वो हम बहुत भी से देख रहे सवाल हैं हैं। बाहर क्या है, रेस्पेक्ट हो रही है, वो रेस्पेक्ट हम भी देख रहे हैं, उसमें कोई सवाल नहीं है। मोदी जी की रेस्पेक्ट हो रही है, इंटरनेशनल रिलेशन उन्होंने बहुत अच्छे किए। मैं भी इस बात को कह रहा हूँ, इंटरनेशनल रिलेशन को जितना अच्छा मोदी जी ने किया उससे पहले किसी सरकार ने नहीं किया। भारत का नाम जितना विदेशों में मोदी जी ने उठाया उतना किसी ने उठाया, ये सत्य है। लेकिन जो सवाल कर रहा हूँ उसका जवाब दीजिए, सवाल का जवाब दीजिए कि आपने जितिन प्रसाद को क्यों लिया। लोकसभा चुनाव में यहाँ पर वोट नहीं, ये तारीफ सुन लेंगी, ये तारीफ सुन लेंगी, बुराई नहीं सुनेंगी। मोदी जी चाहिए। आप जैसे लोग तारीफ कभी ये नहीं बात सुन सकते क्योंकि गलत है। जहाँ पर आपकी तारीफ हो रही है वहाँ तो आप बहुत आराम से सुन रही है, जहाँ पर थोड़ी सी आलोचना हो जाती है वो आप नहीं सुन रही है। आप सवाल तो सुनिए, दिलीप जी के बहुत अहम सवाल, बहुत वाजिब सवाल उठा रहे हैं वो। आप सवाल तो सुनिए एक बार उनसे। खत्म होने लगेगा। नहीं, वो सुनेंगी ही नहीं, टाइम को खत्म सुनेंगी ही नहीं, क्योंकि सवाल का जवाब नहीं है उनके पास। मैं बिल्कुल वो बात नहीं सुनूंगी जो कि भारतीय जनता पार्टी में झूठे आरोप लगाए जाएंगे। वो बात क्यों? जितिन प्रसाद को आपने लिया, ये झूठा आरोप है। हर काम को मोदी जी ही कर रहे हैं। ये झूठा आरोप है। अच्छा हुआ जो उनका एक वर्ग है ना, उनको पहले नहीं था। मोदी जी की वजह से आजाद हुआ। मैं दिलीप जी लौटूंगी आपके पास भी, मैं एक बार फिर से लौटूंगी। सी.के. ठाकुर जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनको भी बहुत देर से इंतजार था। सी.के. ठाकुर जी। जी, मैं कह रहा हूं हनी जी को कि प्रधानमंत्री मोदी जी का जो भी कार्यक्रम है सब मैनिपुलेटेड है। किस देश में क्या स्वागत करता है वो तो सब जान रही है। मोदी मोदी सब जगह बैनर लगा हुआ है, आवाज दिया जा रहा है। अमेरिका के लोगों को, जो अमेरिकन है उसको मोदी मोदी करने का क्या मतलब है? टोटल मैनिपुलेटेड है एवरीथिंग। इसलिए मैं नहीं कहता हूँ प्रधानमंत्री काम नहीं करते, लेकिन इस ढंग का के बाहर भी लगे ना, कन्हैया कुमार के। जी, उस पर भी जवाब दे दीजिए, उस पर भी बात कर लेते हैं। क्लिप बता दीजिए, कहीं दिखा दीजिए। पूरी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया जानती है। और कन्हैया कुमार के मुंह से बिना के पुलिस ने उठा दी थी। कितनी बार आप सोसाइटी उठा आज की बात कर रही, क्यों नहीं हुई? कार्य था। उनको देशद्रोही का मुकदमा लगा करके चुनाव नहीं लड़ने देते।
ऐसा ठीक है, कुछ ठीक है। नहीं है। ये हनी जी और आपके पास 6 अगर महीने मैं क्या आऊं होना, तो सुनिए, देखिए आपने प्रधानमंत्री कांग्रेस पर तो बहुत आरोप लगाए कि वो इस तरीके से विवादित बयान उनके दिए गए हैं, तरह तरह के नारे उन्होंने दिए, लेकिन जीरो टॉलरेंस की नीति बीजेपी ने इसकी शुरुआत की थी कि हम जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार के खिलाफ वो करेंगे, हम नहीं कुछ भी बर्दाश्त करेंगे। लेकिन अभी उत्तराखंड का हाल ही का मामला आपको याद होगा, जहां पर एक जो कह सकते हैं कि जिन पर बहुत गंभीर आरोप थे, उन्हीं शख्स को, उन्हीं बीजेपी कार्यकर्ता को एक बार फिर से चीनी मिल का वहां प्रबंधक बनाया गया। और उसके बाद जब यतीश्वरानंद जी से पूछा गया कि आपने उनको क्यों बनाया, तो उनका जवाब आपने सुना होगा। उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई और कार्यकर्ता नहीं था, इसलिए हमें उन्हें बनाना पड़ा। जवाब तो मैंने उनका सुना नहीं है, जिस चीज को मैंने सुना नहीं है उसका जवाब मैं देना जरूरी नहीं समझती। और दूसरी बात अभी मैंने नेट से निकाला है। नहीं, ये हनी जी क्या बात कर दी आपने। यहाँ तो आप, यहाँ जीरो टॉलरेंस की बात आ गई तो आप जवाब देना जरूरी नहीं समझती हैं। यूनियन पब्लिक मैंने नेट से अभी निकाला है दिलीप जी को ही सुनाने के लिए। सुनिए, यूपीए सरकार की तरफ से तेल कंपनियों को जारी किए गए इक्की बॉन्ड के 1.30 लाख करोड़ रुपए का भुगतान आज मोदी सरकार कर रही है। वक्त ऐसे समय में जब महामारी के चलते केंद्र सरकार खर्च के दबाव का सामना कर हनी जी ये हम भी नेट पर पढ़ लेंगे। हनी जी ये हम भी नेट पर पढ़ लेंगे। जीरो टॉलरेंस की बात बताइए ना, जीरो टॉलरेंस की बात बता दीजिए एक बार। मार्च 2015 में ठीक है हनी जी, इस बात का जवाब नहीं है आपके पास। ठीक है हनी जी, इस बात का जवाब नहीं है। दिलीप जी समय की कमी है, आपसे आखिरी कमेंट चाहूंगी पूरे मुद्दे पर और उपचुनावों पर। ऐसा रहेगा, ठीक से बातें करें, किसी महिला के सम्मान में किस तरीके से बातें की जाती है, आइंदा से सीख के आइएगा। और एएनबी चैनल अगर इस तरह से हंसी करते हुए मुस्कुराते हुए किसी भी वक्ता को मेरे सामने रखना हो तो कृपया मुझे माफ करिएगा, इसके बाद मैं आपकी डिबेट कर सकती हूँ। हनी जी आप अनुभवी व्यक्ति हैं, आप अनुभवी हैं, आपको भी पता है किस तरीके से डिबेट होती है। ठीक है, वो चली गई हैं, लेकिन दिलीप जी आपके पास मैं आना सच्चाई चाहूंगी। नहीं सुन सकती जी देखिए, सच्चाई ये नहीं जो सुन जीरो सकती टॉलरेंस है। की बात कही गई थी, ये काफी अहम बात है, लेकिन इस पर किसी तरीके से बातचीत ही नहीं हो पाई। नहीं हो नहीं पाएगी। देखिए जब जहां सच्चाई की बात है वो अपनी बात कहने लग रही हैं। आप कह रही हैं हम डिबेट में नहीं आएंगे। अगर डिबेट में उनको क्या डिबेट में अपनी तारीफ सुनने के लिए आना है? अगर डिबेट में तारीफ सुनने आना है तो फिर वो अपनी डिबेट खुद करा ले, अपने मंच सजा ले, वहां वो लोग खुद ही तारीफ करते हैं। ठीक है, समय की कमी है दिलीप जी। ठीक है, समय की कमी है। बहुत शुक्रिया आपका, और सीके ठाकुर जी आपका भी बहुत शुक्रिया। हनी जी आप जुड़े हमारे साथ, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए हमारे साथ। लेकिन फिलहाल जिस तरीके की स्थितियां बनती नजर आ रही है, आलोचना और प्रशंसा दोनों को ही बराबर तरह से सुनना पड़ेगा, तभी हम पूरे तरीके से डिबेट कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल आगामी जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उससे पहले जो सेमीफाइनल का दौर शुरू हुआ है, उस सेमीफाइनल में देखना होगा कि किस तरीके के नतीजे आते हैं और कौन सी पार्टी इस बार बाजी मारती है, सेमीफाइनल में कौन जीतता है और उसके बाद विधानसभा चुनावों में किसकी जीत होगी। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप जुड़े रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।